तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक सेइंग है बहुत पुरानी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स अ वुमन। नाउ माय क्वेश्चन इज कि कैन अ वुमन मेक एन ऑर्डिनरी मैन अ सक्सेसफुल? एक्चुअली हमने कई बार बात करी कि हम क्या चाहते हैं किसी मेल से, या उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे क्या इमोशंस है। लेडीज को क्या करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ मैन एंड टू एम्पावर हिम so that he could go out in the world, fight and give his best to the family. झगड़ा इस बात का है ही नहीं कि तू सही और मैं गलत। झगड़ा इस बात का होना चाहिए क्या सही और क्या गलत। हम वैलिडेट नहीं करते एक दूसरे के इमोशंस को। अगर फीमेल ये कहती है कि आप मुझे वक्त नहीं देते, तो आप उसे वैलिडेट करने की बजाय आप ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ हुआ होगा, आप सुबह जाओ और किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो एवरी चाइल्ड इज विद मोबाइल एंड द मदर इज फीडिंग। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि दिस इज, हालांकि टॉडलर्स टेक टाइम, नो डाउट अबाउट इट। मदर्स कैन फ्रस्ट्रेट, वो परेशान हो जाती है, 1 घंटा 45 मिनट उनको खाना खाने में लगता है। अग्री, वो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो भी अग्री। बट व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। हाउ इम्पोर्टेंट इज रिस्पेक्ट फॉर मैन? Respect means not respect only about that person, man. It's about everything. मतलब उसकी respect, it's very important for him. उसके सपनों की respect, it's very important for him. उसके parents की respect, it's very important for him. उसके family की respect, उसके career की respect, उसकी education की respect, it's very important for him. ये female की understanding ज़्यादा है कि आज जिस पड़ाव पे वो है, ठीक है, आपने उसको सपोर्ट कर दिया, उसके विजन पे ट्रस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वक्त तो देना पड़ेगा। वक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब उसने ये कहा था कि मेरा विजन ये है, मेरा ड्रीम ये है, कि ये बात फिक्स नहीं थी कि 5 साल में सक्सेसफुल हो जाएंगे, 2 साल में सक्सेसफुल हो जाएंगे, 3 में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम लगेगा। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आद्या मैम। वो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, और आज हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारे डीप थॉट्स पर डिस्कशन किया है। हमने बात करी है कि वाइफ हस्बैंड की क्यों नहीं बनती, क्या करें जो बन सकती हैं, मेल्स और फीमेल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, अगर वो एक दूसरे की कुछ छोटी छोटी बातें समझेंगे तो घर कितना अच्छा स्वर्ग बन जाएगा। वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं, कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, क्या हस्बैंड अपने अंदर चेंजेस लाएं जिससे वाइफ अपनी आइडेंटिटी को और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सके, वाइफ अपने अंदर क्या ऐसे चेंजेस ला सकती है जिससे हस्बैंड अपने ड्रीम्स जल्दी अचीव कर सकें। साथ में कुछ सामाजिक ताने बाने, हमें अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से क्या डिस्कशन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए जो अब डाइवोर्सेस इतने ज्यादा होने लगे, क्या करा जाए जो डाइवोर्सेस को कम भी किया जा सकता है। तो अगर आप रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, और जब आप इसको देखेंगे तो मैं जानता हूं आपको ऐसे बहुत सारे अपने नियर एंड डियर वंस याद आएंगे। आपको लगेगा कि यार ये पॉडकास्ट उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी। आद्या मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेवल नेक्स्ट पे, एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आपने अपना टाइम दिया और यहाँ आए। एंड आई एम श्योर आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमारे व्यूअर्स को रिलेशनशिप पे एक अलग एज, एक अलग नजरिया जानने को मिलेगा। Thank you so much for calling me here. Thank you. And it's really honor for me as well. और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि and I'm also sure कि आज बहुत अच्छी बात होने वाली है, बहुत कुछ शायद नया और अच्छा निकलने वाला है। For sure. The frequencies are resonating. Absolutely yes. तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक सेइंग है बहुत पुरानी कि behind every successful man there stands a woman. Now my question is कि can a woman make an ordinary man a successful man?
Yes, why not? If she wants to. It's a very beautiful question, I must say. I mean, nobody asked me this question before. ये एक्चुअली हमने कई बार बात करी कि हम क्या चाहते हैं किसी मेल से, या उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे क्या इमोशंस है, बट हमसे भी तो किसी को कुछ चाहिए. तो ये आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्डिनरी मैन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जा सकता है और एक फीमेल ऐसा कर सकती है? आंसर इज 100% यस. द रीजन इज, हम हमेशा कहते हैं और इस बात को हम मानते हैं कि दैट वी ऑल आर एनर्जीज एंड वी ऑल कैरी एनर्जी. तो हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, जिसे हम फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी के नाम से बोलते हैं. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिंगल एनर्जी है. तो कहा जाता है, जैसे हम बोलते हैं हमेशा, कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे. सिमिलरली हर एक इंसान के अंदर दोनों पावर्स मौजूद हैं, दोनों एनर्जीज मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे को कि होता क्या है कि किसी इंसान के अंदर कोई एक पावर थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी कम होती है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो पावर किसी की एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, किसी की कम होती है. तो हम दोनों तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं, लेकिन होता क्या है, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ, चैलेंजेस के साथ, या एटमॉस्फेयर के साथ, या उम्र के साथ, या किसी भी पड़ाव पे वो एनर्जीज ऊपर नीचे होती रहती है. तो कभी हमारी कोई एनर्जी पावरफुल होती है, कभी कोई एनर्जी पावरफुल होती है. तो ये तो फैक्ट है कि हर इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जी है. अब किसी के अंदर ज्यादा है, किसी की कम है. तो हम जब दो एनर्जीज की बात करते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की, तो हमें एक दूसरे को एम्पावर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत मैटर करता है. अब इसमें है क्या? तो बेसिकली ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर फीमेल को, और मेरा ऐसा मानना है स्पेशली कि हर फीमेल को अगर वो चाहती है कि उसका पार्टनर लाइफ में सक्सेसफुल हो, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल बनने की जरूरत है. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसी वो खुद है उससे नहीं चलेगा. शी नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, अगर वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर सक्सेसफुल हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम she needs to be more stronger or empathetic? She needs to be more stronger in terms of everything. The reason, because जब अपने पार्टनर को हम एम्पावर करते हैं किसी चीज के लिए, या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरित करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम बहुत सारे रोल निभाते हैं, हम सिर्फ एक रोल नहीं निभाते. तो जब हमारा पार्टनर एक स्टार्टअप शुरू करता है, या एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे होता है, या अपने विजन, अपने ड्रीम की तरफ होता है, तो हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. रीजन कि हम बहुत सारे रोल प्ले करते हैं. हमें कभी माँ बनना पड़ता है, कभी पत्नी बनना पड़ता है, कभी सेक्रेटरी बनना पड़ता है, कभी नैनी बनना पड़ता है. तो हमें बहुत सारे रोल, कभी हमें पार्टनरशिप के गोल्स भी अलाइन करने पड़ते हैं. तो हमें बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं. इसलिए फीमेल शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन in terms of emotions, in terms of understanding, in terms of caring, in terms of everything. अब वो क्या चीजें हो सकती हैं जिससे एक आप अपने पार्टनर को लाइफ में उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो. दैट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको अपने पार्टनर का जो विजन है उसमें बिलीव करना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एक सपना देख रहा है, उस सपने को अपना भी मानना पड़ेगा और उस सपने पे बिलीव करना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है. अगर आप उसके सपनों पे बिलीव नहीं करेंगे और क्लैरिटी से बात नहीं करेंगे, तो उसका सपना वहीं शैटर्ड हो गया ना. अभी वो शुरुआत ही करने जा रहा था. उसने एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक जाने के लिए एक पहला सपना देखा था. तो उस सपने पे भरोसा करना बहुत जरूरी है. द फीमेल नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या कल को ये सब चीजें होंगी तो क्या हम ये साथ में कर लेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ ईच अदर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहते हैं ना कि इमोशन समझना भी आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए. दैट इज एम्पैथी. एंड यस, ट्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम पार्टनर के साथ हम उसके विजन को क्लैरिटी दे रहे हैं, या हम उसके विजन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कि पार्टनरशिप होनी चाहिए सैक्रिफाइस में. हमें पार्टनरशिप की तरह जीना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक सपना है तो एज अ पार्टनर हमने देखा है. हम ये नहीं कह सकते कल को कि तुम्हारा सपना है, तुम मेहनत कर रहे हो इसके लिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें रात भर झागना है, तुम्हें लेट आना है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट शुड बी अ पार्टनरशिप गोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट पार्टनरशिप के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट लूज योर ओन आइडेंटिटी. कई बार क्या होता है ना कि हम पार्टनर के विजन को
फ्यूल करते करते, उसको पानी देते देते, उसको घास उसको बड़ा करते करते बेसिकली हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी को भी साथ में रखना है और पार्टनरशिप के गोल पे आगे बढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। But then sometimes your identity gets enhanced over the period of time. For example, personally तो हम नहीं जानते, जैसे हमने सुधा मूर्ति जी को सुना Yes. तो वो कहती है जब नारायण मूर्ति जी अपने इनिशियल डेज में थे तो मेरे को मालूम चल गया कि दिस फेलो ही कैन नॉट लिव विदाउट इन्फोसिस, है ना, ही ड्रिंक्स स्लीप ईट्स इन्फोसिस। तो मैंने उन्हें गो अहेड कर दिया एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, ऑफ द हाउसहोल्ड थिंग्स, ऑफ द चिल्ड्रन। तो आई एम श्योर जब वो समय था तो नारायण सर उनको वो सब समय वो टाइम, वो एम्पैथी, वो इमोशंस नहीं दे पाए होंगे। और उस समय सुधा मैम तो ऑलरेडी इंजीनियर थी, लेकिन उन्होंने अपना करियर उस समय सैक्रिफाइस भी किया और उन्होंने बच्चों की केयर टेक करने के लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ा और आज वो कितनी सारी फिलैंथ्रोपी कर पा रही है। अगर उस समय वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे जाती तो शायद ना तो इन्फोसिस होता और ना इतनी सारी कहानियां। वेरी ट्रू, लेकिन पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई करियर लेके पर्सनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। उस रोल में रहने पे भी पर्सनल आइडेंटिटी मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हम पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम घर देख रहे हैं। अब उस टाइम पे हो सकता है हमारे विजन में, हमारे ड्रीम्स में, हमारे थॉट्स में हमारा कुछ है कि हम ये करना चाहते हैं लाइफ में, बट इस वक्त मेरी प्रायोरिटी ये है और उस वक्त की प्रायोरिटी को अगर समझ के हमने उस पर शिद्दत से काम कर लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी और घर में कलेश नहीं। वेरी ट्रू, बिकॉज कई बार हम क्या करते हैं, हम उसे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करना चाहते, लेकिन होता क्या है, हम रोज की घरमरा की जिंदगी में, बच्चों में, फैमिली में, इन लॉज में, परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर वो फ्रस्ट्रेशन आती है कि मेरा क्या। तो वो मेरा वजूद नहीं छोड़ना, उसके साथ रह के भी कर सकते हो। तो कुछ टाइम के लिए सुधा मूर्ति जी, बिकॉज वो भी मेरी वन ऑफ द रोल मॉडल नहीं है कि उन्होंने किया, अपनी फैमिली को टाइम दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। She became author after some time. उन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू करी। उन्होंने अपनी एजुकेशन पे कभी सैक्रिफाइस नहीं किया। उनके फादर ने, आई वाज वाचिंग वन ऑफ हर इंटरव्यू एंड शी वाज सेइंग कि उनके फादर ने बोला कि नहीं जाना इंजीनियरिंग कॉलेज, लड़के होते हैं सारे, लड़कियां तो होती नहीं है, बट स्टिल शी टुक अ स्टैंड एंड शी वेंट देयर। दैट मींस शी इज अ वेरी पावरफुल फीमेल हु नोज कि मुझे अपनी लाइफ में कब, कहां, कैसे, कौन सा डिसीजन लेना। She wrote the letter through J.R.D. Tata. Yes. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे वो डिसीजन लेना है। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप है, अपनी आइडेंटिटी ना भूलते हुए हमें वो पार्टनरशिप पे काम करना है। वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी, लाइक कहते हैं ना, लव को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वो कंट्रोल हील कब होता है, प्यार जब आप उसको हील करते हो, आप उसको कंट्रोल नहीं करते। तो आप कंट्रोल करने की बजाय अगर अपने प्यार को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को हील करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू रिएक्टिंग इन अदर सर्कमस्टांसेस। तो जब क्योस है बाहर, तब आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ फीमेल इफ यू आर काम इन क्योस एज वेल, देन यू आर अ पावरफुल फीमेल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, बाहर की हवा पानी तूफान आते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, इतने स्ट्रगल के बावजूद भी अगर आपने अंदर से आप शांत है, तो यू नो हाउ टू रिएक्ट ऑन सिचुएशन एंड रादर देन रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन सिचुएशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर मैं एक बहुत अच्छी कहानी अभी कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग समवेयर एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक राजा जी थे और दरबार लगा हुआ था उनका। अब हर राजा जी के, कुछ राजाओं के शौक होते हैं कि वो अपनी चित्रकारी करवाया करते थे, अपने जो उनके आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने आर्टिस्टों को बुलाया और बोला कि एक काम करते हैं, मेरे को एक पेंटिंग बना के दिखाओ शांति के ऊपर। तो उनके जो दरबार में चित्रकार होते हैं, बड़े फेमस चित्रकार, वो आके पेंटिंग बनाते हैं। जिस पेंटिंग को राजा जी अवार्ड देते हैं, वो पेंटिंग देख के सब दंग रह जाते हैं कि इस पेंटिंग को कैसे अवार्ड मिल सकता है। तो जब वो अवार्ड दे दिया जाता है तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग बनी थी और अवार्ड किसको मिला। तो पहली पेंटिंग आती है, तो राजा जी ने कहा था शांति के ऊपर पेंटिंग बनाना, जो सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो पहली पेंटिंग आती है तो सब देख के बड़े खुश होते हैं। तो उस पर झरने होते हैं, पहाड़ होते हैं, चिड़ियाएं होती है, सूरज निकल रहा होता है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग होती है जिसे देख के शांति फील होती है। लेकिन राजा जी हटा देते हैं, वो साइड हो जाते हैं। फिर दूसरी पेंटिंग आती है, उसमें फूल होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, भंवरे होते हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, है ना, और देख के ऐसे एसेंस होता है कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इस पेंटिंग में, इस माहौल में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। राजा उसको भी साइड कर देते हैं।
तीसरी पेंटिंग आती है जिसे अवार्ड मिलता है और सब हैरान होते हैं कि इस पेंटिंग को अवार्ड कैसे मिला। तो उस तीसरी पेंटिंग में बिजली कड़क रही होती है, आंधी तूफान, बारिश हो रही होती है, बादल फट रहे होते हैं, बिजली कड़क रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। उस पेंटिंग को राजा जी अवार्ड देते हैं। अब सब बड़े हैरान होते हैं कि इसमें शांति कहाँ है, बिजली भी कड़क रही है, तूफान भी आ रहा है, बादल फट रहे हैं, बारिश हो रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, हवा इतनी तेज चल रही है, आंधी चल रही है, इसमें शांति कहाँ है। तो राजा जी कहते हैं जरा गौर से देखिए। तो सब जब गौर से देखते हैं तो ये देखते हैं कि उस पेंटिंग में एक पेड़ की डाल होती है जिसपे चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी होती है। तो ना वो पंख फड़फड़ा रही होती है, ना वो इधर उधर भाग रही होती है, वो तसल्ली से, क्योंकि उसे पता है बाहर चैलेंज है, बाहर तूफान आया हुआ है, लेकिन उसके मन में शांति है। वो शांति से अपने घोंसले में बैठे, उसे पता है जब ये तूफान बंद होगा तो वो अपने घोंसले से बाहर जरूर निकलेगी। उस पेंटिंग को राजा जी अवार्ड देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर बहुत चैलेंजेस है, स्ट्रगल है, सक्सेस अभी देखी भी नहीं है, अभी तो विजन ही आया है सक्सेसफुल होने का, लेकिन इतने क्योस में भी अगर आपके मन में शांति है तो हर तूफान, हर स्ट्रगल आप बहुत अच्छे से जी जाओगे। और ये कहा जाता है, मेरा ये मानना है कि कपल्स में एक को शांत होना बहुत जरूरी है ताकि चीजें अच्छे से हैंडल की जा सके। तो वन शुड बी काम इन पार्टनरशिप। तो ये कुछ चीजें जिन्हें ध्यान में रख के एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन सकता है। एंड दिस इज वाइस वर्सा, दिस इज नॉट ओनली फॉर मेन, दिस इज फीमेल ऑल्सो। जैसे सुधा मूर्ति, जैसे बहुत लोग अगर ये बोलते हैं कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, तो ये भी सुधा मूर्ति जी का मैंने बहुत बार सुना है, वो इसको कोट करती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। तो सेम जो चीजें हैं वो मेल के लिए भी लागू होती है। तो यस, डेफिनेटली पॉसिबल। I must say you are a very good storyteller. Yeah, thank you, thank you. तो अब हम इस कन्वर्सेशन को दूसरे एंड पे ले गए। मतलब माय इंटेंट वाज हाउ अ लेडी कैन एम्पावर मैन। अब आपने वो सुधा जी को कोट करके कर दिया, इवन द मैन कैन आल्सो एम्पावर वुमेन, एंड इफ दे बोथ डू वाइस वर्सा, तो घर तो एकदम कहते हैं ना, वो मेरा घर मेरा स्वर्ग, तो घर स्वर्ग बन जाएगा, है ना। तो लेडीज को क्या करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ मैन and to empower him so that he could go out in the world, fight and give his best to the family, and how he shall understand the lady. Okay. तो पहले हम वुमेन की बात करेंगे, फिर हम मैन की बात करेंगे। मैंने एक ही कंटेस्ट में बहुत लंबा क्वेश्चन दोनों की हम साथ में भी कर सकते हैं। दैट इज जो हमेशा मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, दैट इज मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि झगड़ा इस बात का है ही नहीं कि तू सही और मैं गलत। झगड़ा इस बात का होना चाहिए क्या सही और क्या गलत। हम फंसे कहाँ हैं कि तू सही और मैं गलत, या मैं सही और तू गलत। तो एक्चुअली साइकोलॉजिकली अगर हम देखें या साइंटिफिकली हम देखें तो मेल और फीमेल अलग नहीं है, दे आर सिमिलर। इट जस्ट उनके फील करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका और उनका कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है। That's it. तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है। इट जस्ट कि Men Are From Mars and Women Are From Venus ये कहती है बाय जॉन ग्रे कि दोनों अलग वायरिंग है, उनका बस ब्रेन की वायरिंग अलग हुई है। मैन इज अ प्रोवाइडर, उसे लाइफ में सोल्यूशन देना अच्छा लगता है, फीमेल को चाहिए ही नहीं, उसे सुन लो। फीमेल को सोल्यूशन नहीं चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्यूशन नहीं चाहिए, कुछ टाइम सोल्यूशन चाहिए, कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्यूशन नहीं चाहिए। शी जस्ट वांट दैट कम and listen to me, undivided attention के साथ। When it comes to facing a challenge, फीमेल को क्या चाहिए, उसे बोलना है, उसे डिस्कस करना है, उसे प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। Men don't want to discuss, they just say मुझे give me some time। तो बेसिकली they entered into their cave। तो Men Are From Mars वाली जो बुक है उसमें ये कहा गया है कि वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। जब वो सैड होते हैं, जब उनको चैलेंज आता है, जब वो फील करते हैं कोई चीजें, तो वो सैड हो जाते हैं, वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। बेसिकली दे वांट सम टाइम, दे वांट सम स्पेस। फीमेल डोंट वांट टाइम, दे डोंट वांट स्पेस, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू डिस्कस। दैट इज वन थिंग। वन थिंग इज कि मेल को क्या है, एज यूजुअल फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग इन इमोशंस, इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। मेल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग इमोशन। मेल की गलती नहीं है, उसे सिखाया नहीं गया। मेल की गलती नहीं है, उसे शुरू से दबाया गया। मेल की गलती नहीं है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग इसी तरीके से हुई है।
रोते नहीं है लड़के, स्ट्रांग होते हैं लड़के, गिरते हैं तो अरे अरे कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, चींटी मर गई, हमने बचपन में यही सुना है। एंड फीमेल्स कैन क्राई, दे कैन टॉक, उनको कोई भी दिक्कत होती है, ब्रेकअप हुआ है, लाइफ में कोई भी चैलेंज हुआ है, या तो माँ से बात करेंगी, रो रो के खाली कर लेंगी, सिस्टर से बात करेंगी, बेस्ट फ्रेंड से बात करेंगी, किसी को गुरु माना है तो उससे करेंगी, कोई काउंसलर है, थेरेपिस्ट है तो उससे करेंगी, बट वो निकाल देंगी पूरा। Men cannot do this. Men can't do this. They don't do this basically because उन्हें सिखाया नहीं, तो they don't know how to express. तो अगर हमने ये समझ लिया कि कौन सही और कौन गलत की बजाय क्या सही और क्या गलत है और उस पर काम कर दिया, तो दोनों की साइड से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी और दोनों एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, दोनों एक दूसरे के विजन को समझेंगे और फिर वो क्लैशेस नहीं होंगे कि ओके इफ अ मैन इज सैड, अगर वो दुखी है, परेशान है, तो ठीक है, उसे थोड़ा टाइम दो, उसको नहीं बात करनी। और अगर आदमी ये समझ जाए कि इसको परेशानी है, इसका सुन के खाली करा दो, ये शांत हो जाएगी, तो कर लीजिए। अगर उनको लगता है कि फीमेल्स को लगता है हमें अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, तो 10 मिनट की रोज दे दो ना, ज्यादा मत दो, रोज 10 मिनट की, फोन साइड, नेटफ्लिक्स साइड, ईमेल साइड, नोटिफिकेशन साइड, सब करके 10 मिनट बात कर लीजिए, देन इट विल हेल्प आउट। तो इन चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज समझना बेसिकली और कुछ नहीं है जब चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज नहीं समझते। जैसे आपने कहा ना, अगर ये सब हो जाए तो स्वर्ग हो जाए घर, बट वो स्वर्ग इसलिए नहीं होता क्योंकि उस स्वर्ग जैसे घर में कोई बात नहीं करता या बात करने का तरीका नहीं जानता। सिंपल। कई बार ये भी होता है मैम, बात करें तो झगड़ा हो जाता है। वही कि हम एक्चुअली क्या है ना, हम वैलिडेट नहीं कर रहे एक दूसरे के इमोशंस को। अगर फीमेल ये कहती है कि आप मुझे वक्त नहीं देते, तो आप उसे वैलिडेट करने की बजाय आप ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, उस बात पे चिढ़ती है कि आप वैलिडेट नहीं करते। इस दुनिया में आधे से ज्यादा इमोशन और आधे से ज्यादा प्रॉब्लम के सोल्यूशन तब खत्म हो जाते हैं या बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, जब आप उन्हें ये कहते हो आई कैन अंडरस्टैंड, आई ट्रूली अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप ये कहते हो कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग की उपज है, नहीं भाई, उसको प्रॉब्लम है। जब वो आपके पास आके ये कहती है कि मुझे एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है घर में, तो आप उसको ये बोलते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो आपके पास आके बोलती है कि मुझे मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, आप बोलते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं की बजाय आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व उसकी कर देंगे, उसको वैलिडेट कर देंगे उसके इमोशंस को कि ओके अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, चलो उसको सोल्यूशन निकालते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देयर इज अ बुक कॉल्ड 7 Principles of Making Marriage Work by John Gottman, ये बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल इज कि सॉल्व दी सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। डूड, हम क्या कर रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती वो तो हमारी लाइफ में वैसे ही नहीं हो रही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सेम टाइम पे नहीं निकलते, कुछ वक्त के साथ निकलते हैं, कुछ बाद में निकलते हैं, कुछ उम्र के किसी पड़ाव पे निकलते हैं, कुछ कभी निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्वेबल है, तो प्लीज उन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर लो बॉस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम वो नहीं करते क्योंकि हम बात ठीक से करना नहीं जानते। जैसे एग्जाम्पल, अगर एक मेल का ये मानना है कि तुम मेरे मैसेजेस का लेट रिप्लाई करती हो, तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? आंसर इज यस, जल्दी रिप्लाई करना शुरू कर दो, पिन कर दो। करेक्ट। अगर एक फीमेल कहती है कि आप हमें वीकेंड्स पे वक्त नहीं देते, तो क्या ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है? आंसर इज यस, आप वीकेंड्स पे वक्त देना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आप 4 संडे ना दें, आप 1 संडे देंगे, आप 2 संडे देंगे, चलेगा। तो दीज आर दी सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अगर फैमिली में किसी के साथ इशू है, मदर इन लॉ के साथ है, या एनवायरमेंट में है, या किसी इंसान से परेशानी है, तो क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है? यस, बैठ के बात की जा सकती है। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क इज सॉल्व दी सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इज कि जो आपका ग्रिड लॉक है ना, उससे बाहर आ जाओ। कई बार क्या होता है ना, हम क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि हम एक ग्रिड लॉक से बाहर ही नहीं आना चाहते। वही डिस्कशन बच्चों पे घूम के, वही डिस्कशन मदर इन लॉ पे घूम के, वही डिस्कशन काम, वही घर का क्योस, हम उस ग्रिड लॉक में फंसे हुए हैं। हमें बीच का सोल्यूशन निकाल के बाहर आना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मैं वापस आऊंगा, जैसे आपने एक बात बोली कि मैन इज नॉट करेक्ट, neither woman is wrong, so you should not take it personally, but you should take the actions into consideration. For example, यहाँ पर कॉफी का मग रखा है और मैंने कहा कि कॉफी का मग यहाँ नहीं रखना चाहिए था, बट मेरी वाइफ कहेगी कि ये कप तो मैंने रखा था। तो अब मैं अगर बात बोल रहा हूँ कि कॉफी का मग यहाँ नहीं रखना चाहिए था, लेकिन
वो तो इसको लेगी ना कि मैंने मग रखा था इसलिए तो मेरे को गलत ठहरा, ऐसे में क्या किया? बहुत कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस हो जाती है, बट मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि लाइफ में ना आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, आप रूल्स जितने सिंपल रखोगे ना उतना लंबा खेलोगे। जितने रूल्स आपने डिफिकल्ट बना लिए उतना मुश्किल है। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसने कॉफी का मग रख दिया ना, इसमें कौन सा सरकार गिर गई? हम मतलब बहुत सिंपल रूल, जैसे बहुत बार फीमेल्स बोलती हैं कि उसे मुझे मनाना चाहिए था, उसे मुझे मनाने के लिए ट्रिप पे ले जाना चाहिए, इतने लोग ट्रिप पे ले जाते हैं, मेरा पार्टनर मुझे ट्रिप पे नहीं ले जाता। बट ट्रिप कैन नॉट बी ओनली मॉरिशस, नो, ट्रिप कैन बी अ लॉन्ग ड्राइव, हैविंग एन आइसक्रीम टुगेदर, लिसनिंग योर फेवरेट सॉन्ग टुगेदर, सिंपल। हम सब ने आई एम श्योर किया होगा कि शादी से पहले या फियांसे जब हम बने, जब हमने रिंग एक्सचेंज करी, उस वाले कोर्टशिप में, पार्टनरशिप में हम सब ने क्या होगा, शायद आज ना करते हो, बट हम सब ने क्या था कि जब हम ड्राइव करते थे ना, एंड मेल यूज्ड टू ड्राइव, तो फीमेल यूज्ड टू होल्ड हिज हैंड, है ना, वो गियर पे, क्योंकि अब तो ऑटोमेटिक कार्स आ गई है, बट वो जो गियर सिस्टम होता था उस पे हाथ होता था, फीमेल का होता था, और कितनी लंबी ड्राइव कर जाते थे। आज क्यों बंद कर दिया? क्योंकि बेकार की चीजों में फंस गए। तो ये जो रूल्स है ना, टॉवल यहाँ नहीं रखना, कप कॉफी का यहाँ नहीं रखना, ये ऐसा होना चाहिए, बाकी लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। आप अपनी लाइफ के रूल जितने सिंपल रखेंगे ना उतना अच्छा है। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था उनका, कि उनके साथ ही मैं पॉडकास्ट में थी एज अ गेस्ट, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेरी वाइफ है, कितना ही झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पता है मनाने की टेक्निक क्या है, गोलगप्पे। And that was very beautiful. So they are like so simple couple कि वो गोलगप्पे पे बात खत्म हो जाती है। In fact, you know, day before yesterday I was talking to Amit and so I had some of the, वो करवा चौथ है, खानी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, भूखे पेट है, तो कुछ तो होगा शाम तक, तो कुछ तो हुआ हमारा भी, and then I like ऐसे नहीं, तो something happened। और उसके बाद फिर हुआ कि ठीक है हम अभी ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब कुछ हुआ। And after 2-3 days, और शायद आज 4th-5th डे है, कल की बात है, एंड आई वाज टॉकिंग टू मी, अरे मैं तो गुस्सा थी। मैंने कहा अच्छा तुम्हें याद है कि मैं तो गुस्सा थी 4 दिन पहले। तो ऐसा तो वो ना रूल्स हमें बहुत सिंपल बना। मैंने कहा ना, कब आपने रखा या उन्होंने रखा, तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत, बात इसका है ही। अगर आपको लगता है कप वहां नहीं रखना चाहिए, उससे आपका डेकोर खराब हो रहा है, या वहां पे कॉफी गिर गई या कारपेट खराब हो गया, तो आप उसका ध्यान रखिए। और गिर गई तो गिर गई, नॉट अ बिग डील। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ के रूल्स जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। एंड व्हेन इट कम्स टू कि हम हमेशा बोलते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर आपने किसी चीज की अग्रीमेंट की है, किसी चीज को समझा है, साझा किया है, तो आपको अपने एक्शंस में दिखाना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपने शायद उस वक्त तो कह दिया कि ये कप मैंने नहीं रखा, या मैंने रखा मैं इसको उठा देता हूँ, बट वो आगे भी ध्यान रखना, वो सिर्फ उस वक्त के लिए। तो ये हम कई बार होता है ना, हम मनाने के लिए बोल देते हैं, अच्छा चल ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, बट वो वर्ड में तो बोल दिया, वो एक्शंस में नहीं लेकर आए, यहाँ गड़बड़ होती है। कम्युनिकेट तो कर दिया, बट एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ में आती। आपकी लव लैंग्वेज है एप्पल, मेरी लव लैंग्वेज है चॉकलेट, बात ही नहीं बन सकती। मुझे आपकी लव लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एंड इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट कैन वी लर्न इट? आंसर इज यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता क्या है ना, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम एक लैंग्वेज सीखते हैं जो बहुत आसानी से सीख लेते हैं, आइदर हिंदी, इंग्लिश और व्हाटएवर आवर मदर टंग, जो भी हमारी होती है बहुत आसान। क्यों? माँ बाप वही बोलते हैं, रिश्तेदार वही बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग वही बोलते हैं, तो हम आसानी से सीख जाते हैं। एक वक्त आता है जब हम बड़े होते हैं, चाहे वो टीनेज में हम कोई अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं या कॉलेज में सीख रहे हैं, तो क्या दूसरी भाषा सीखने में एफर्ट लगता है? आंसर इज यस। क्या दूसरी भाषा सीखने में वक्त लगता है? आंसर इज यस। क्या दूसरी भाषा की ग्रामर बिल्कुल अलग है, अल्फाबेट्स बिल्कुल अलग है, बेसिक बिल्कुल अलग है? आंसर इज यस। करेक्ट है। अब तो ये हुआ ये वाली बात। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जब आपने वो भाषा आधी सीखी और लेट्स से आप एक अदर कंट्री में जाते हो, अदर कंट्री में जाके आप कैसे बिहेव करते हो? आप टूटी फूटी बोलते हो, ब्रदर, एड्रेस, होटल, लेट्स गो, हाउ मच। करेक्ट। जब हमें आधी अधूरी आती है, बाय डिफॉल्ट हम कम्युनिकेशन आधी लैंग्वेज में कर पाते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो जब हमें यहाँ लैंग्वेज की बात करनी है, तो क्या आपको अपने पार्टनर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? आंसर इज यस।
क्या उसकी लैंग्वेज अलग है? आंसर इज यस। क्या उसकी ग्रामर अलग है? आंसर इज यस। क्या एफर्ट्स लगेंगे? आंसर इज यस। और अगर नहीं सीखी या आधी सीखी तो क्या आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पाओगे? आंसर इज नो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफर्ट्स लगते हैं। आप सामने वाला इंग्लिश समझ रहा है, आप जर्मन बोल रहे हो, नहीं होगा बॉस। तो वो लैंग्वेज समझना जरूरी है, वो नीड समझना बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज के साथ साथ पार्टनर की नीड समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लैशेस नहीं चाहिए, ईगो नहीं चाहिए और एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, बिकॉज नीड वक्त के साथ बदलती है। तो आप हैं, आपके पार्टनर है, आपकी 5 टॉप नीड है। आपकी पहली नीड है पैसा कमाना है बॉस मुझे लाइफ में, राइट? तो पैसा, करियर, हेल्थ, है ना, रिलेशनशिप और नथिंग, ये आपकी 5 नीड हो सकती है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की नीड की। आपकी पार्टनर की पहली नीड है लव और रिलेशनशिप। आपकी नीड क्लैश हुआ, अब ग्रिड लॉक से निकलना है, जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग मैरिज सक्सेसफुल, उसका एक प्रिंसिपल क्या कहता है कि ग्रिड लॉक से बाहर आए, इस ग्रिड लॉक से बाहर आए। तो बैठ के बात करनी है, एक सोल्यूशन निकालनी, क्योंकि एक की नीड क्या है इस वक्त? वो अंधाधुन है पैसा कमाने के पीछे, जरूरत है भाई उसकी, उसको लाइफ में चाहिए पैसा, उसे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, स्ट्रांग होना है, नथिंग बैड इन दैट, राइट? और दूसरे पार्टनर की नीड क्या है? रिलेशनशिप। तब आपको बात करके एक दूसरे की नीड समझनी है, लैंग्वेज समझनी है, बीच का रास्ता निकाल के बात करनी है। तो जब आप घर आए तो दूसरा पार्टनर ये पूछे कि कैसा रहा आपका दिन, क्लाइंट्स मिले क्या, मीटिंग कैसी रही, है ना, कुछ नया आया, कुछ नया प्रोजेक्ट हाथ लगा। दिस कैन बी अ 2 मिनट्स कॉन्वर्सेशन। आपकी क्या होगी कि चल मेरे लिए चाय बना दे, बैठ के दोनों साथ में चाय पीते, अरे रख फोन साइड में, मुझे तुझसे बात करनी है। कैसा रहा दिन, क्या रहा, पार्लर गए क्या, ये किया क्या, ये खाया क्या, ये मंगा दो क्या? बीच का रास्ता। 2 मिनट आपने उसके बारे में पूछा, 2 मिनट उसने आपके बारे में पूछा, क्योंकि हमें एक दूसरे की नीड पता है, एक दूसरे की लैंग्वेज पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज सबकी, जैसे नीड सबकी अलग अलग है, सिमिलरली लैंग्वेज सबकी अलग अलग, बहुत अलग है। किसी को गिफ्ट्स लेना पसंद है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स लेना पसंद है, किसी को हेल्प पसंद है, किसी को फिजिकल टच पसंद है। सबकी लव लैंग्वेज अलग अलग। वो अगर हमने समझ ली तो रिश्ते आसान हो जाएंगे। एंड क्या जो रोमांटिक मूवीज हैं, इसका भी फैमिली लाइफ में साइड इफेक्ट है? कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रेज कर देते हैं। यस, बट ये हमें समझना है ना। जैसे मूवीज का आप बोलते हैं, राइट? तो मैं और अमित 2 ऐसे इंसान हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि मूवीज में बहुत कुछ सीखने को भी है और बहुत कुछ साइड रखने को भी है। हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है, भागता है, नेक्स्ट शॉट में वो स्विट्जरलैंड होते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। वही ना मैंने कहा ना कि हमें समझना है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी रियल हैं या अदर लेवल की हैं, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमें समझना है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है। अगर हम ये भूल जाते हैं कि जिस रील को हम देख रहे हैं, जिस फिल्म को हम देख रहे हैं, उस पर फिल्टर लगा, उसके लेंस अलग है। हम जिस लेंस से जिंदगी की लाइफ को देख रहे हैं, हमारा लेंस अलग है और हमारे लेंस में ना कोई फिल्टर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये कंपैरिजन में जब हम जाते हैं ना, फिल्मों में ऐसा होता है तो हमें भी ऐसा करना है, रिश्तेदारों में ऐसा होता है तो हमें भी करना है, सोशल मीडिया पे ऐसा होता है तो हमें भी करना है। तो कंपैरिजन में तो फिर आप अपना रिश्ता ही खराब करते हैं, कुछ और होता है। मूवीज तो वंस इन अ व्हाइल देखी जाती थी और रील्स तो रोज बन रही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि हम एक्चुअली क्या है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं, जो हम समझना नहीं चाहते, हर रिश्ते की डेफिनेशन अलग है। मेरे रिश्ते की डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से मैच कर ही नहीं सकती, और आइडियली हर इंसान को अपने रिश्ते की डेफिनेशन खुद बनानी चाहिए, रादर देन टेकिंग फ्रॉम अदर्स उनकी डेफिनेशन से। अगर उनकी डेफिनेशन की हर महीने घूमने जाना है, हम नहीं जा सकते। हमें अपने रिश्तों की डेफिनेशन खुद बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो जी रहे हैं ना रील वाली लाइफ में, हम दूसरों की रिलेशनशिप के डेफिनेशंस को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, और हम ये नहीं समझ रहे कि हम उससे बहुत चीजें खराब कर रहे हैं। ये बहुत गलत। मैम, इसके लिए कोई टिप्स हैं कि हाउ टू स्टे, मतलब सी दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। यस, ना, ये तो नहीं हो सकता। अब आज आदमी एसएसपी आपको कर रहा है इंस्टा अकाउंट से, हाँ, और आप भी इंस्टा पे हो, मैं भी इंस्टा पे हूँ, हमारा तो प्रोफेशन भी इसी से। तो you cannot tell anybody to stay away from social media. You know, everybody consumes the content. Okay. One thing is be vigilant enough to what kind of content you are consuming. पर हर समय आदमी को एजुकेशनल कंटेंट तो नहीं चाहिए, कुछ एंटरटेनिंग भी चाहिए,
कुछ इंफॉर्मेशनल भी चाहिए, कुछ ऐसे भी चाहिए, हाँ। है ना? तो लेकिन वो आप कंटेंट खाली वॉच कर रहे हैं, थॉटफुल कंज्यूम ना करें, क्या इसके लिए कोई टिप है? हमें ये समझना है कि हर चीज का पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप रील्स देख रहे हो, कंटेंट ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको किस चीज से क्या सीखना है, ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर इस उम्र में भी आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही या कोई और आके आपको क्लैरिटी दे, तो ये बहुत There is something wrong with there you. is something wrong with you. तो हमें समझने की बहुत जरूरत है। प्लस हमें ये समझना चाहिए कि हम किन रील्स के और किस कंटेंट के भरोसे, फॉर एग्जांपल हम 30 सेकंड रील की बात करते हैं या 1 मिनट रील की बात करते हैं, हर तरह की रील आती है। सो लेट्स से एक मोटिवेशनल रील आई और वो ये कहती है आप सब कुछ कर सकते हो, जरा सुबह उठ के तो देखो, तो सडनली आपका जो डोपामाइन था, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स थे, वो एकदम से अप हुए। उसकी ही अगली रील आती है दिल टूटे हुए की, एंड नाउ यू आर जुप डाउन। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जिस कंटेंट को आप रिसीव कर रहे हो, ले रहे हो, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना टॉर्चर है? हम ये समझ ही नहीं रहे, राइट? एक उसमें एक फिटनेस फ्रीक बोलता है कि ये खाना चाहिए, इससे ये होता है, ये होता है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली ही रील में वो बोलता है ये नहीं खाना चाहिए, दिस इज वेरी बैड। पानी पीने का सही तरीका, दही खाने का सही तरीका, सोने का सही तरीका, उठने का सही तरीका। तो आप सोचिए आपकी लाइफ कहां जा रही है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि पहली रील फिटनेस की, दूसरी रील मोटिवेशन की, तीसरी रील दिल टूटने की, चौथी रील सास ससुर की बुराई, पांचवी रील ननद की बुराई। अगर ये आप पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हो, तो आप खुद समझिए कि आप कहां जा रहे हो। तो आप किस पे भरोसा करो जिसपे हर 30 सेकंड में आपका मेंटल स्टेट चेंज हो रहा है, इन एवरी 30 सेकंड ऑफ रील और 1 मिनट ऑफ रील। सो दिस इज वेरी डेंजरस। सो आपको समझना आपको क्या चाहिए। आपको कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग की वीडियोस देखिए। आपको लाइफ में फिटनेस का शौक है, आप फिटनेस की वीडियोस देखिए। आपको योगा का शौक है, आप योगा का देखिए। तो आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ में किस चीज की जरूरत है अभी। अगर उस चीज की जरूरत नहीं है तो आप मत देखिए। तो हमारे घर में इट्स वेरी स्पेसिफिक कि हम क्या वॉच करते हैं। सेम गोज विद आवर डॉटर एज वेल, कि उसको क्या देखना चाहिए, उसको क्या देखना है, एंड इट्स वेरी लिमिटेड। मतलब ये बहुत शॉकिंग तो नहीं बोलूंगी मैं, बट वी हैव अनयूजुअल जरूर है कि दैट लाइक माय डॉटर, शी डोंट नो कि मोबाइल में कार्टून आता है। उसको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि मोबाइल में कार्टून आता है। दिस इज शॉकिंग मैम। Yes. This is not unusual. This is तो shocking. उसे नहीं पता है कि मोबाइल में कार्टून आता है। शी डोंट नो दिस। उसे ये पता है मोबाइल से 2 काम होते हैं। एक तो नानू नानी दादा दादी सबको कॉल होती है, मम्मा पापा को कॉल करते हैं, समटाइम्स वीडियो कॉल होती है, बिकॉज नानी के साथ या दादू के साथ सबके साथ होती है, तो कॉल होती है। दूसरा उसे ये पता है कि मेरी मेमोरीज हैं इसमें, तो कभी कभी उसको वो देखनी होती है। मम्मा मुझे मेरे डांस का फोटो दिखा दो, मेरे बेबी का फोटो, जब मैं छोटी बेबी थी तो मेरे को वो फोटो दिखा दो, परसों कोई फंक्शन हुआ था आपने मेरा फोटो क्लिक किया था, आप मुझे वो देखना है, या कोई कॉन्वर्सेशन दादू के साथ है, वो दैट्स इट। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, क्या अपने बच्चों को कराना है और किस चीज को लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज हमें हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहिए। तो ये सोशल मीडिया इट्स वेरी डेंजरस, और हम ये नहीं समझ रहे कि मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा डाउन है। रिसेंटली वी वर ऑन अ हॉलिडे, तो सबके साथ हुआ होगा, आप सुबह जाओ और किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो एवरी चाइल्ड इज विद मोबाइल एंड द मदर इज फीडिंग। वो मोबाइल की आड़ में ही बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है कि वो रोएगा नहीं, अब वो कार्टून देख रहा है तो मैं चुपचाप स्पून डाल दूंगी। यस, वेरी ट्रू। लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं? आपकी बेटी खाना पीना नहीं कर रही, सब कर रही। एग्जैक्टली। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि दिस इज, हालांकि टॉडलर्स टेक टाइम, नो डाउट अबाउट इट। मदर्स कैन फ्रस्ट्रेट, वो परेशान हो जाती है, 1 घंटा 45 मिनट उनको खाना खाने में लगता है, अग्री, वो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो भी अग्री। बट व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड, टू टीच मॉरल स्टोरीज, टू टीच वैल्यू सिस्टम, टू टीच की वो कहानियां सुनाना, वो उन क्रिएचर्स से कनेक्ट कराना जो उनको सिखाना चाहते हैं कि पता है ऐसे होता है वैसे होता है। ये बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में मैं शायद उसको बहुत मॉरल स्टोरीज नहीं बता पाती अभी, बिकॉज शी इज वेरी स्मॉल, तो मैं मॉरल स्टोरीज नहीं बता पाती, बट जो उसकी डेली एक्टिविटी है मैं उसी से कोई स्टोरी बना देती हूँ कि ब्रश करना डेली इंपॉर्टेंट है, सोते टाइम भी उठते टाइम भी। तो भालू आया, पता है उसने ब्रश नहीं किया था तो उसकी मम्मा नाराज हो गई, तो इससे रिलेटेड करते करते एंड शी ईट फूड बड़े आराम से, वो बड़े आराम से खाना खाती है। आप उसको बोलो या तो चैनल चेंज करो या टीवी बंद करो, शी प्रेफर्स टीवी बंद करना, आराम से, उसको अच्छा लगता है। टीवी बंद करो, ठीक है, अब मम्मा पापा मुझसे बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बाउंड्रीज हमें सेट करनी है अपनी लाइफ में। And then coming back to the topic of men and women, how important
is respect for men. It's very important. Very important. And respect means everything. Respect means not respect only about that person, men. It's about everything. मतलब उसकी respect, it's very important for him. उसके सपनों की respect, it's very important for him. उसके parents की respect, it's very important for him. उसके family की respect, उसके career की respect, उसकी education की respect, it's very important for him. Very much important for him. Because कहते हैं ना कि relationship में भी कहते हैं कि respect के बिना कुछ नहीं चलता. Male के लिए it's very important. वो respect से बना है, वो respect से आगे जाएगा. उसके लिए बहुत मायने रखते हैं. जैसे females के लिए emotions बहुत मायने रखते हैं, understanding बहुत मायने रखती है. उन्हें emotions का है बहुत कि मैं जब emotionally available चाहती हूँ तो आप emotionally available नहीं. Similarly goes with men कि उसके लिए respect बहुत important. 100%. मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ what is hitting below the belt, which is completely no for a woman to say to a man कि जहाँ आपने ये हिट किया तो भाई ये पंगा है. तो वो कौन सी चीज है जहाँ नहीं जाना चाहिए लेडीज को. फर्स्ट we'll talk about ladies, then vice versa. See, again ये हर एक अलग-अलग पर्सन But पे in डिपेंड करता है general- कि किसको क्या ट्रिगर बेसिकली हो जाए. बट कहने का मतलब ये है कि दोनों ही के साथ अगर हम बात करें तो व्हेन यू आर शेयरिंग योर सीक्रेट्स, व्हेन यू आर शेयरिंग योर थॉट्स एंड व्हेन यू आर शेयरिंग योर मेमोरीज जो आपने लाइफ में किसी के साथ शेयर की, तो कई बार हम क्या करते हैं ना, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है तो हम वो बिलो द बेल्ट जाते हैं. राइट, हम हमारी कॉन्वर्सेशंस बहुत खराब हो जाती हैं, हम तू तड़ाक पे बहुत आ जाते हैं. एंड समटाइम्स वी गो ऑन दो सिचुएशंस, वी टारगेट दो सिचुएशंस जो बहुत ट्रस्ट करके आपको बताई गई. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहां पे बहुत ज्यादा जाता है. या समटाइम्स यू लाइक, आप किसी को भी, आप मेल को भी फीमेल को भी, अगर हम दोनों की बात करें, इफ यू से कि तुम ये नहीं कर सकते, देन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. तुमसे ये नहीं हो पाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल, है ना. तुम असली मर्द नहीं हो, नॉट एक्सेप्टेबल. बिकॉज ये मर्द होने की डेफिनेशन तो सबके लिए अलग अलग है. व्हाट डज इट मीन फॉर यू कि तुम ये नहीं हो, मतलब तुम अगर ये नहीं कर सकते तो तुम मर्द नहीं हो, दैट डजंट मीन. तो वो कहते हैं ना कि प्यार ऐसा होना चाहिए, रिस्पेक्ट ऐसी होनी चाहिए कि आप में झगड़ा हो रहा है, छिप के हो रहा है, किसी बात पे हो रहा है, बट आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना नहीं छोड़ेंगे. वो कहते हैं ना कि एक बहुत खूबसूरत बात किसी तो इंटरव्यू में किसी ने कही थी, आई डोंट रिमेम्बर, आई वाज जाकिर खान और कौन, कि किसी ने तो बात बोली थी कि आपके रिलेशनशिप में ना रिस्पेक्ट कभी नहीं जानी चाहिए. रिस्पेक्ट अगर है, आप झगड़ा भी करोगे ना तो आप कह के करोगे, और जब आप कह के झगड़ा करोगे ना तो आप गाली गलौज पे बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाओगे. जब आप कह के बात करते हैं तो आपके रिश्ते का एक दायरा बना रहता है, आपके झगड़े का भी एक दायरा बना, मर्यादा रहेगी, एक मर्यादा, आपके रिश्ते की एक मर्यादा बनी रहती है कि ठीक है झगड़ा हो रहा है, बट वो झगड़े की मर्यादा होना बहुत जरूरी है. अगर वो झगड़े की मर्यादा आपने तोड़ दी, फिर आपने रिस्पेक्ट खत्म कर दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट. and this applies on both. दिस अप्लाइज ऑन फीमेल एज वेल, कि आप उनको भी ट्रिगर नहीं कर सकते, आप उनके इमोशंस की को डिवैल्यू नहीं कर सकते, आप उनके सपनों को सपना समझेंगे या आप उनके सपनों को हॉबी समझेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो भी हमें समझने की जरूरत है कि वहां वो ट्रिगर हो जाती है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या आप उनको गैस लाइटिंग कर रहे हो तो वो ट्रिगर हो जाती है. ठीक है, आप उनके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो वो ट्रिगर हो जाती है. तो मेन वो है कि आप किसी भी चीज पे ट्रिगर हो सकते हो, बट आपस के रिलेशनशिप की आपको मर्यादा बना के चलनी पड़ेगी. तो वो बहुत जरूरी है. मैम, if a man is going through hardship, अभी वो इतना नहीं कमा पा रहा है, उसकी कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, या उसकी जॉब ऐसी है, या जॉब में कंपटीशन है, और इधर कुछ वाइफ की एक्सपेक्टेशन से नहीं खत्म हो रही है, तो मेन को, हाउ शुड मेन मेक द वुमन रियलाइज कि भाई दिस इज द टेम्परेरी फेज, वी विल कम आउट ऑफ इट, और उसे कैसे उसे समझाना चाहिए सो दैट शी सेटल्स डाउन, और should she understand this? Yes, it's vice versa, but moreover it should be like ये फीमेल की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है कि आज जिस पड़ाव पे वो है, ठीक है, आपने उसको सपोर्ट कर दिया, उसके विजन पे ट्रस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वक्त तो देना पड़ेगा. वक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब उसने ये कहा था कि मेरा विजन ये है, मेरा ड्रीम ये है, तो ये बात फिक्स नहीं थी कि 5 साल में सक्सेसफुल हो जाएंगे, 2 साल में सक्सेसफुल हो जाएंगे, 3 में सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम लगेगा. तो यू नीड टू बी पेशेंट. पेशेंस रिलेशनशिप में और किस चीज को बोलते हैं? इसी चीज को तो बोलते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को सक्सेसफुल होता देखना चाहते हो और वो आपके साथ हर चीज की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, आपकी एक्सपेक्टेशन से आई कैन अग्री, वो हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बट वो पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो चीजों को कर ले, अच्छे से कर ले, आगे से कर ले. तो मैन भी समझा जरूर सकता है, बट एक्शंस में फीमेल को ही लाना पड़ेगा.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि समझा तो कोई भी सकता है ना, आज मुझे कोई भी बोल सकता है कि आपको वेट लूज करना चाहिए, आपको अच्छा डाइट खाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, बट करने से कब होगा, जब मैं खुद करूँ। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो कि पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि और ये ना हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसा बहुत घरों में होता है, और मेरे को लगता है ऐसा बहुत फीमेल्स ने अपने घरों में देखा होगा कि उनके फादर्स ने बहुत स्ट्रगल किया, वक्त लगा उन्हें उस लेवल पे आने पे वक्त लगा। घर में पहले कम पैसे थे, फिर थोड़े और हुए, फिर थोड़े और हुए, पहले जरूरतें नहीं पूरी होती थी, फिर धीरे धीरे वन बाय वन उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। उन्होंने अपने फादर से कभी कुछ नहीं कहा, कभी सवाल नहीं किया, हमेशा साथ खड़े रहे। इनफैक्ट बहुत केसेस में मैंने ऐसा भी सुना, आपने फिल्म स्टार्स के मुंह से भी सुना होगा, या नॉर्मल अपनी कम्युनिकेशन अपने कम्युनिटी में भी सुना होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि फादर का पूरा बिजनेस डाउन हुआ, फादर फिर से खड़े हुए। कईयों को खड़ा नहीं हुआ गया दोबारा, बहुत वक्त लगा खड़े होने में, लेकिन किसी औलाद ने अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा, राइट? फीमेल्स ने अपने पेरेंट्स का साथ नहीं छोड़ा। तो हस्बैंड जब वक्त मांग रहा है, या हस्बैंड का बुरा वक्त आया, या जब उसकी नाव डगमगा रही थी, तो साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं था, साथ चलने की बात है। तो क्यों? तो ये डिफरेंशिएट किया। तो वो पेशेंस बहुत जरूरी है, वो आएगा धीरे धीरे। आई नो कि आज आपकी 10 एक्सपेक्टेशन है, 10 पूरी नहीं होंगी, बट क्या 2 हो रही है? और अगर 2 हो रही है तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल है? क्या 2 तो हो रही है? इतनी टाइट सिचुएशन में भी मेरी 2 एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या है ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सबसे ज्यादा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। One myth about the men what every woman should unlearn. तो मिथ हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल्स को लगता है कि मेल्स में इमोशन नहीं होते, बट इमोशंस होते हैं। उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें दुख होता है। और जो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द तो होता है। तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम कुछ भी झगड़े में, गुस्सा में, किसी भी तरह के सिचुएशन में हम उनको कुछ भी बोल देते हैं। तो क्योंकि हमें लगता है वो स्ट्रांग है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको किसी बात का असर नहीं होता, उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है, उन्हें होता है। दे ऑल्सो फील, दे ऑल्सो हैव इमोशन। इट जस्ट कि वो इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं जानते, बट इमोशंस उनके अंदर होते हैं। उन्हें बुरा लगता है, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें भी दुख होता है। तो ये एक्चुअली मिथ है, करेक्ट है। मैम जैसे आप तो बहुत रिलेशनशिप देखती हैं, आपके पास लोग काउंसलिंग के लिए बहुत आते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो डाइवोर्स रेट है वो पिछले 20 साल में इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है? जब आप और हम बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे, तब इतने डाइवोर्सेस सुनने को नहीं मिलते थे हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारी फैमिलीज में, लेकिन अब तो इट इज सो कॉमन। व्हाई इट गेटिंग सो कॉमन? कॉमन के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से कुछ रीजन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज नहीं समझते एक दूसरे की, नीड नहीं समझते, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन भी होता होगा। करेक्ट, वही मैं बोलना चाहती थी कि ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं था, बट बहुत सारी चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे शादी हुई ना, ये जब हमारी भी हुई, तो हमें एक बात बोली गई, यही है बस, ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ हंसना, खेलना, मुस्कुराना, दुख, दर्द, झगड़ा, सब इसी के साथ, प्रॉब्लम होगी सॉल्व करना। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट ऑलरेडी डाल दिया गया था, या हमने अपने आसपास की कम्युनिटी में देखा था, यही है बस, इसी के साथ निभनी है, इसी के साथ निभानी है। लड़के मर के प्यार से कैसे भी करते, तो झगड़े होते थे, गुस्सा गुस्सी होती थी, इन लॉज के साथ भी होता था, सब कुछ होता था, बट उसका सोल्यूशन निकाला जाता था। प्लस फीमेल्स कम बोलती थी, या पेशेंस लेवल उनका बहुत ज्यादा था। आज की तारीख में ना पेशेंस खत्म हो गया, दैट इज वन। पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया। तुमने मुझे ऐसा कहा कैसे, मतलब रातों रात कोई झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है, तो पेशेंस लेवल खत्म हो गया। पहले फीमेल यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन मेन, टुडे दे आर नॉट, तो दे आर लाइक फ्री। उन्हें लगता है कि अगर हम कमा रहे हैं, हम अपनी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों हम इसके टैंट्रम सही, क्यों हम इसके पेरेंट्स को सुने, क्यों हम इसका गुस्सा सही, क्यों हम इसका इसका घर चलाएं, या हम ये सब क्यों करें जब हमें जरूरत नहीं है। तो कई बार ये भी, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अब इसका एक कारण और क्या है कि उन्हें ये फील करा दिया गया फीमेल्स को कि पावर किसके पास, जो पैसा कमाता है, घर में बड़ा कौन, जो पैसा कमाता है, घर में चलेगी किसकी, जो पैसा कमाता है, डिसीजंस किसके माने जाएंगे, जो पैसा कमाता है। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि पैसे से पावर है, तो उन्होंने धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब वो स्टेज पर आ गई कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक रीजन तो वो हो गया कि पेशेंस लेवल चला गया, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है।
ग्रो नहीं कर रहे हैं साथ में, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, अगर एक ग्रो कर रहा है एक स्टैग्नेंट है तो डिवोर्स जाएगा 100%। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मन में आपने रखी हुई, आप चीजों का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, सॉल्व नहीं कर रहे प्रॉब्लम, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजन की पेशेंस लेवल चला गया। पहले हम सोल्यूशंस ढूंढते थे, जैसे मैंने कहा ना, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। आज सॉल्व नहीं करते हैं, आज पेशेंस लेवल बहुत जीरो है। रिश्तों का पेशेंस, हस्बैंड के साथ रिश्ते का पेशेंस, इन लॉज के साथ पेशेंस, काम करना है, करियर है, सब कुछ है, ये बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग 2-3 days बैक, सो आई वॉज लिसनिंग वन ऑफ द इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यूज देखना और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किसी का तो इंटरव्यू देख रही थी, तो बहुत पुरानी एक कोट हमने वापस से सुनी, दैट वाज अ एशियन फिलॉसफी, दैट इज बर्न योर बोट्स। तो जब आप लाइफ में कहते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मोटिवेशनल बात मानी जाती है कि अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो बर्न योर बोट्स बिहाइंड। अगर आपने अपने पीछे के बोट्स नहीं जलाए ना, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं, या तो जीत के आनी, या तो जीत के आ या मर के आ, वापस नहीं आना, क्योंकि पीछे की नाव जला दी, वो ब्रिज जो था उसमें आग लगा दी। अगर सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो आपके पास ना वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम इट कि ये बात तो रिलेशंस में भी लागू होती है। तो आजकल क्या हो गया ना, तुमने ऊंची आवाज में बात करी, मेरे घर वाले खड़े, तुमने मुझसे कुछ कहा, मेरे घर वाले खड़े, तो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मैंने एक फोन घुमाना और अभी सबने आके खड़े हो जाना। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही कि पीछे के रिश्ते खत्म कर दो, दैट इज नॉट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारी नाव पीछे बहुत सारी खड़ी हुई है, तो हम उन नाव के भरोसे ना आगे नहीं बढ़ पाते। एस्केप प्लान है हमारा, एस्केप प्लान है हमारे पास आज की तारीख में, ये बहुत मुझे लगता है आज की तारीख में है। आपने वो बात बहुत अच्छे से कही। जब आपने कहा था ना कि मेरी शादी हुई, तो मेरे को एक बात कही कि यही है बस। यस, लेकिन आजकल पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा ना बने तो हम हैं, हम तो चिंता मत करो। हम हैं, तो जब वहां पर आपने गलत फीडिंग कर दी, तो फिर वेरी ट्रू। तो बोल वो जब आप बबूल का तो आम कहां से खाए। वेरी ट्रू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ना अपनी नाव नहीं जलाई, रिश्ते मत खत्म करो वापस से हमसे, बट वो पीछे मुड़ के देखना क्यों है ना, आपका थॉट ये होना चाहिए मेरा रिश्ता है मैं संभालूंगी। सेम गोज विद मेन कि मेरा रिश्ता है मैं संभालूंगा, घर वाले चाहिए क्यों। मुझे याद है जब हमारी शादी हो रही थी, तो फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव डिसाइडेड टिल टुडे, इट्स बीन 12-13 years, कि कितना ही झगड़ा हो जाएगा, तीसरा कभी बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारी तरफ का ना मेरी तरफ का। ये बात आज भी हुई है, एज सिंपल एज दैट। हम झगड़े तो होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, देयर इज नो परफेक्ट मैरिज, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट कपल गोल जिसे हम बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है आज की तारीख में, ऑप्शंस बहुत है, पहले नहीं थे। पहले जब हम लड़की देखते थे, लड़का देखते थे, तो घर वाले बोलते थे शादी में चलना है, घर वाले बोलते थे शाम को कोई आ रहा है, रिश्तेदारी में किसी की शादी हो रही है, तो वहां हमें लड़का दिखा दिया जाता था, लड़की दिखा दी जाती थी। फिर धीरे धीरे कॉलेजेस आए, तो हमने कॉलेज में अपना पार्टनर चुनना शुरू कर दिया, वर्क स्टेशन पे हमने अपना पार्टनर चुनना शुरू कर दिया। लेकिन आजकल तो डिजिटल भरा पड़ा है, लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप पे आपको हजारों पार्टनर मिलते हैं, और इसलिए आप कहीं भी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको पता है आपके पास चॉइसेस बहुत है, और ये चॉइसेस होना ना हमेशा आपको रेस्टलेस बनाता है, तकलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हमेशा बोलती थी कि लाइफ कितनी आसान थी जब सिर्फ दूरदर्शन और डीडी मेट्रो था, बहुत आसान थी, 2 ही चैनल थे, या तो ये देख लो, चित्रहार देख लो, या मोगली देख लो, या ये देख लो, या ये देख लो, है ना, बहुत सिंपल सा। आज की तारीख में हम एक ऐड नहीं झेल पाते, आज की तारीख में हम चैनल चेंज 30 सेकंड की रील स्वैप ने हमारा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। अब हम 1 मिनट भी नहीं देख पाते। पहले अगर कोई पिक्चर आ रही होती थी तो हम खाना भी खाते थे, बातें भी करते थे, सब कुछ करते थे। आज की तारीख में आप खाना खत्म हो जाता है, आप स्क्रॉल करते रह जाते, ये देखूंगी, ये देखूंगी, ये देखूंगी, ये देखूंगी। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो ये ऑप्शंस की वजह से है। पहले आपने देखा होगा जब घर परिवार मिलके लॉन्ग ड्राइव पे जाता था, या कहीं शादी में जाता था, या किसी अदर सिटी में हम चाचा नाना बुआ ताई के यहाँ जाया करते थे, तो बड़ी खूबसूरत बात होती थी कि हम रास्ते में गाड़ी रोकते थे चाय पीने के लिए, तो ढाबों पे रुका करती थी गाड़ी। अब ढाबों पे रुकने का मतलब बहुत साफ था, या तो दाल मखनी खाएंगे और रोटी खाएंगे, या आलू गोभी की सब्जी खाएंगे, और सिंपल है। आज की तारीख में क्या है, ऑप्शंस बहुत है, इंसान कंफ्यूज, बर्गर खाऊं कि पिज्जा खाऊं, इंडिपेंडेंट चॉइसेस भी बहुत हो गई ना, इसलिए आप सब जो है वो फूड प्लाजा में जाना चाहते हैं कि किसी को बर्गर खाना है, किसी को KFC जाना है, किसी को थाली खानी है। वेरी ट्रू, मतलब एक परिवार का हिस्सा एक जैसा खाना नहीं खा रहा। तो ये सोचने की बात बहुत जरूरत, समझने की बहुत जरूरत है कि ऑप्शंस बढ़ने से ना ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, और बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ एप्स, डेटिंग एप्स, चॉइसेस बहुत बढ़ गई हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। तीसरा मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन लगता है कि ऑप्शन बहुत है,
मैं कमिंग बैक टू दिस ब्रेकिंग मैरिजेस, क्या जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला कि आपका और अमित सर का ये रूल बना लिया आपने कि भाई कोई तीसरा नहीं आएगा। मैम क्या इसमें ऐसा भी होना चाहिए ना कि हमने तीसरे तक इंफॉर्मेशन कितनी पहुंचानी? आजकल जो मतलब जिसे हम बोलते हैं, अभी कंट्रोवर्शियल होने वाला है, बताया कि मोबाइल एक फसाद की जड़ है। हर बात लड़की अपनी माँ के पास या अपने पेरेंट्स के यहाँ, अपने पापा के पास पहुंचा रही है। वो जब पहुंचती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो वहां से कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलती है। तो क्या ये लड़की को या लड़के को समझने की जरूरत है कि मेरे को कितनी बात शेयर करनी है या नहीं करनी? 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं समझते कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये बताया कि मेरा झगड़ा हुआ और मुझे मेरे हस्बैंड ने या मुझे मेरी वाइफ ने ऐसा 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 बोला, फिर उसने बातों बातों में आपके ऊपर भी उंगली उठाई। फॉर एग्जाम्पल आपने सारी कहानी बताई, 2 दिन बाद क्योंकि आप पति पत्नी हैं, आप वापस से एक हो गए, लेकिन आपके पेरेंट्स की परसेप्शन वही है जहां आपने छोड़ी थी। इट्स वेरी डेंजरस। तो उनके दिमाग में आपने एक बीज बो दिया कि इसने हमारी बेटी पर चिल्लाया, इसने गुस्सा किया, इसने झगड़ा किया, गुस्से में इसने ऐसी ऐसी बात बोली, हमारे ऊपर भी उंगली उठाई, हमारे संस्कारों पे उंगली उठाई, फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप तो एक हो गए, 2 दिन बाद सॉरी बोला, आई लव यू बोला, प्यार से खाना खाया, डेट पे गए, पिक्चर देखी, रात को साथ में रहे और आप तो एक हो गए। उनका क्या, जहां परसेप्शन आपने छोड़ दी वो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप बीज बो चुके हो वहां। और अब उस बीच पे जितनी बार जाके आप बातें बताएंगे, जितने इंसिडेंट बताएंगे, फिर वो पौधा बनना शुरू होगा, क्योंकि बीज तो पहली बार आप बो चुके हो। ये बहुत समझना जरूरी है कि हमें, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड विद द कि अपने पेरेंट्स को कितना क्या बताना है, ये हर रिलेशनशिप के लिए, विद फ्रेंड्स आल्सो, विद रिलेशनशिप, विद रिलेटिव्स आल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड लर्न टू ड्रॉ द लाइन कि कौन सी बात आपको शेयर करनी है, कौन सी नहीं। वेरी ट्रू। सेम गोज विद मेन। लाइक अगर फीमेल नई नई शादी होकर आई है और वो सब, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, अभी उसको एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें वो आपसे शेयर करेगी, आपको उसे समझाना है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि कितनी वहां तक पहुंचानी है और कितनी नहीं पहुंचानी, कितनी चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं, तीसरों को इन्वॉल्व क्यों करना है। हम ये नहीं समझते कि तीसरा या तो आपकी साइड से होगा या मेरी साइड से होगा, तो वो बायस जरूर होगा ना। आपका वाला आपके लिए बायस्ड होगा, मेरा वाला मेरे लिए बायस्ड होगा, आपके दोस्त आपके लिए बायस्ड होंगे, मेरे वाले मेरे लिए बायस्ड होंगे। तो एक नॉर्मल जो एक कंक्लूजन निकलेगा वो कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा किसी एक के फेवर में होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ अगर बात करके डिस्कशन करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, वो एक लेवल पे निकाला जा सकता है, क्योंकि हम दोनों बायस नहीं है। फिर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत, रादर देन कौन सही और कौन गलत। मन तो नहीं कर रहा कि इस पॉडकास्ट को एंड किया जाए, लेकिन समय कह रहा है कि हमें एक बार फिर से मिलना चाहिए। 100%। अभी से हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जितने क्वेश्चंस थे वो सारे आंसर हो गए हैं, लेकिन और क्वेश्चंस बिल्ड अप भी हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका हम पार्ट 2 करें तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए या पर्सनल बताइए, हम डेफिनेटली पार्ट 2 भी करेंगे। एंड वी शुड वाइंड अप नाउ। एंड मैम थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच।